मैं दिसंबर 2000 राज्य करने वाला कोटली। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात सत्ता का आशय क्या है, सत्ता का अभिप्राय क्या है और सत्ता की विभिन्न विद्वानों की तरफ क्या क्या परिभाषाएं दी गई। तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक राजनीति विज्ञान में बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित रही हैं। शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों से बलपूर्वक कार्य करवा लिए जाते हैं। अन्यथा व्यक्तियों में इस प्रकार के कार्य की इच्छा नहीं होती है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को, आचरण को बदलने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसका आशय शक्ति से होता है। वैधता राजनीति विज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। सत्ता का प्रत्येक संगठन में वही स्थान होता है जो स्थान मानव शरीर में आत्मा का होता है। अर्थात सत्ता के अभाव में कोई भी संगठन व्यवस्थित नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, उसी प्रकार से सत्ता के अभाव में ऐसे किसी भी संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती है जो व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकता है। सत्ता व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है जिसके आधार पर एक उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए काम के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, उनकी आलपना कराई जाती है। तो सत्ता शक्ति का वह गुण होता है जिसके आधार अपने संकल्पों को, अपनी इच्छा को निष्पादित करवाने में सफलता प्राप्त होती है। सत्ता अंग्रेजी भाषा के अथॉरिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। अर्थात अंग्रेजी भाषा में सत्ता को अथॉरिटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑटोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ आगे बढ़ाना होता है। अर्थात यह वह गुण होता है जिसके द्वारा अपने संकल्पों को, अपनी इच्छाओं को, अपने निर्णयों को आगे बढ़ाने में मदद प्राप्त होती है। प्राचीन काल में रोम में सत्ता का प्रयोग किया जाता था। वहां के सीनेट में बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाओं के द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता था। तभी से यह समझा जाता था कि उन्हें सत्ता प्राप्त हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों की पालन करवाने की बाध्य भी किया जाता है। तो कहने का यह था कि सत्ता किसी भी संगठन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बिना सत्ता के कोई भी संगठन व्यवस्थित नहीं रह सकता है। विभिन्न विद्वानों ने सत्ता को परिभाषित किया है। अतः सत्ता की निम्नलिखित परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। पहली बात करते हैं यूनेस्को के अनुसार। यूनेस्को के अनुसार इनके अनुसार सत्ता वह शक्ति होती है जो स्वीकृत हो, सम्मानित हो, ज्ञात हो तथा औचित्यपूर्ण हो। उसे सत्ता कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सत्ता के बारे में जानकारी होती है। इसलिए कई बार कहा जाता है
कि देश का जो कानून होता है, देश का जो संविधान होता है, वह किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देता है। अर्थात जो सत्ता होती है उसके संबंध में विधि के द्वारा, संविधान के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, उसके बारे में जनता को ज्ञान होता है, सत्ता के बारे में जनता को जानकारी होती है, वह सम्मानित होती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसके प्रति आस्था व्यक्त की जाती है, वह एक औचित्यपूर्ण अधिकार होता है जिसे देश के संविधान में संरक्षण प्राप्त होता है। अतः यूनेस्को की माध्यम परिभाषा की गई है, उन्होंने ये बात कही कि सत्ता वह शक्ति होती है जो स्वीकृत होती है, सम्मानित होती है, ज्ञात होती है और औचित्यपूर्ण होती है। अर्थात सत्ता को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होता है, कोई इश्यूवर्ड्स नहीं होता है, सत्ता को लेकर किसी प्रकार के कोई विरोधाभास नहीं होता है। सत्ता को संविधान का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त होता है। जब भी सत्ता को लेकर किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो उसकी संपूर्ण से जो व्याख्या की जाती है वह उसके सम्मान करने की व्याख्या को काम करने का काम किया जाता है। देश का संविधान उसे संरक्षण देता है और न्यायालय के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। अतः सत्ता स्वीकृत होती है, ज्ञात होती है, सम्मानित होती है और सत्ता के बारे में समान रूप से जानकारी होती है। दूसरी परिभाषा दी गई है रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार रॉबर्ट बायस्टेड की तरफ सत्ता की जो परिभाषा दी गई है, सत्ता अपने आप में आदेश देने का संस्थात्मक अधिकार होता है, वह अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है। कहने में यह है कि सत्ता शक्ति का पर्यायवाची नहीं हो सकती है, अर्थात सत्ता शक्ति का स्थान नहीं ले सकती है और शक्ति सत्ता का स्थान नहीं ले सकती है। कहने में यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को आदेशित करने का, उन्हें देश का जो कानून होता है, देश का जो संविधान होता है, वह उसे आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वह अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है। अर्थात सत्ता आदेश देने का संस्थात्मक अधिकार होता है, अपने आप में पावर नहीं होती है, अपने आप में शक्ति नहीं होती है। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं बीज के शब्दों में। बीज ने कहा कि अन्य व्यक्तियों के कार्य निष्पादन को निर्देशित करना, पथ प्रदर्शित करना, यह कार्य जिस योग्यता के आधार, जिस क्षमता के आधार किया जाता है उसे सत्ता कहा जाता है। कहने में यह है कि सत्ता अधीनस्थों और उच्च अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था होती है। चौथी बात करते हैं थियो हेमन के अनुसार। थियो हेमन के अनुसार थियो हेमन ने सत्ता को परिभाषित करते कहा कि सत्ता वह वैधानिक शक्ति होती है जिसके आधार उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए काम करने के आदेश जारी किए जाते हैं। बहुत बात सोच की है कि सत्ता का प्रभाव हमेशा उच्च पदाधिकारी से लेकर के अपने अधीनस्थों की ओर होती है, अर्थात उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए काम करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और उन्हें काम के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन जब उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की अधीनस्थों के द्वारा, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है, अवहेलना की जाती है, लापरवाही की जाती है, तो उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। कई बार उनको सेवा से पृथक कर दिया जाता है,
सरकार सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो कहने वाला ये था कि इस प्रकार की जब सत्ताधारी व्यक्ति के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा नियमानुसार किसी पद के दायित्व का ग्रहण किया जाता है, पद के कार्यभार का ग्रहण कर लिया जाता है, तो समय उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ के लिए काम करने के लिए जिस कार्य के आदेश जारी किए जाते हैं और उनको काम के लिए बाध्य किया जाता है। सदैव अधीनस्थों को इस बात की अपेक्षा रहती है कि उन्हें उच्च अधिकारी के द्वारा किसी न किसी काम के लिए आदेश जारी किए जाएंगे, लेकिन जब उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ के विरुद्ध काम के नहीं करने के कारण उनके ऊपर अनुशासन जो कार्रवाई की जाती है, उनके प्रति उनका निलंबन किया जाता है, उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है और कई बार उनके सेवा से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। तो कहने वाला ये था कि मैंने बात बहुत स्पष्ट कही है कि एक प्रकार का जो संबंध होता है, जो सबॉर्डिनेट और उच्च अधिकारी के प्रकार का बना हुआ संबंध होता है, उसे सत्ता कहा जाता है। सत्ता के द्वारा सत्ताधारी पदाधिकारी के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट कार्य के आदेश जारी किए जाते हैं और इस कार्य के आदेश की अवहेलना कराई जाती है, जिस कारण से कार्य में आदेश दिया जाता है और अवहेलना कर उसके विरुद्ध इस कार्य की अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की जाती है, इस कार्य की जो शक्ति होती है, इस कार्य की जो व्यवस्था होती है, इस कार्य की वैधानिक शक्ति होती है, उसे सत्ता कहा जाता है। लेकिन सत्ता अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है, बल्कि देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, जो रूलिंग है, जो सिस्टम है, उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ के विस्तार की जो कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तो कहने में यह था कि उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ की जो कार्यशैली होती है, जो कार्य करने से उनके कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है, समन्वय स्थापित करने की जो कार्रवाई की जाती है, अपने विभागों के मध्य जो कोऑर्डिनेट करने की कार्रवाई की जाती है, उनसे समन्वय स्थापित किया जाता है और जिस कार्य की व्यवस्था होती है उसे सत्ता कहा जाता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल करेंगे सत्ता के विभिन्न प्रकार क्या हैं और सत्ता के स्रोत क्या हैं। धन्यवाद।